हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा करंट अफेयर कंटिन्यू कर रहे हैं हम स्पॉटलाइट सीरीज हमारी। और न्यूज़पेपर्स पढ़ने की आदत डाली, अगर आपने नहीं डाली है। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए हैं, उसके बारे में भी इधर डिस्कस करेंगे हम। कल की क्लास में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, आज के उस पॉइंट्स में नहीं लाया, पर कल तक उसका कंप्लीट विश्लेषण के साथ उसका हम एक छोटा सा डिस्कशन अपने करंट अफेयर्स में करेंगे। वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट गे मैरिजेस को अभी तक लीगल घोषित नहीं कर पाया है। सुप्रीम कोर्ट तक गया था मामला, कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी है, पर लीगलाइज नहीं किया है। मैरिजेस को लीगलाइज नहीं किया है, शादियों को लीगलाइज नहीं किया है। तो और गे मैरिजेस नहीं, सिर्फ बेटर वर्ड होगा सेम सेक्स मैरिज। तो सेम सेक्स मैरिज जो है वो अभी तक लीगलाइज नहीं हुई है। उसके बारे में कल की क्लास में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए बस ठीक है, आपको एक मोटिवेशन की तरह दे रहा हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़िए। आपको बहुत सी चीज़ें जो है करंट अफेयर्स में नहीं मिल पाएगी यहाँ या और कहीं भी। न्यूज़पेपर जो होगा वो आपके सोचने की थोड़ी क्षमता को बढ़ाएगा और करंट के इश्यूज के साथ आपका एक कनेक्ट बनाएगा। उसको पढ़ाई की तरह मत लीजिए, उसको एक इंटरेस्ट लीजिए कि डेली हैपनिंग्स क्या है अपने आसपास, उसमें थोड़ा अपना इंटरेस्ट जगाइए। बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स पे। पहला आज का हमारा मुद्दा है RISC-V टेक्नोलॉजी। ये क्या है RISC-V टेक्नोलॉजी? नाम से आपको लग रहा होगा कि रिस्क वी क्यों नहीं बोल रहा, तो इसको जिन्होंने टेक्नोलॉजी दी है उन्होंने यही प्रोनाउंस किया और लास्ट में ये वी नहीं है, ये 5 है, रोमन नंबर वाला 5 है। तो RISC-V टेक्नोलॉजी क्या है? RISC-V टेक्नोलॉजी ये है एक्चुअली क्या कि क्वालकॉम एक कंपनी है, चिप डिजाइनर कंपनी है। अगर आप कंप्यूटर, लैपटॉप्स या स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं तो उनके बारे में अगर हल्का फुल्का आपको नॉलेज हो तो उनके प्रोसेसर्स बनाती है क्वालकॉम। क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन एटसेट्रा एटसेट्रा, आपको ये दिखते हैं, नाम दिखते हैं। तो क्वालकॉम ने रिसेंटली कहा है कि इट इज पार्टनरिंग विद अल्फाबेट्स गूगल टू मेक वेयरेबल डिवाइसेस लाइक स्मार्ट वॉचेस यूजिंग चिप्स बेस्ड ऑन RISC-V टेक्नोलॉजी। इस वजह से तो न्यूज में है ये। RISC-V टेक्नोलॉजी है क्या ये RISC-V? इसके बारे में बात करते हैं पहले। इट इज एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी दैट इज प्रोनाउंस्ड RISC-V, एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि ये RISC-V नहीं है, RISC-V है। RISC-V ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, तो ये एक तो नोट कर लीजिएगा पहले। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि इस टेक्नोलॉजी के अंदर कोई और बाहर से भी एडिशन कर सकता है, नए इन्वेंशन ऐड किए जा सकते हैं, सबके लिए खुली है। लाइसेंसिंग वगैरह की वो सब जरूरत नहीं है कि कई सारे आपके जैसे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है, लाइसेंस्ड है। आप उसका एक विंडो का परचेज करोगे, उसके बाद आप उसको इंस्टॉल करोगे कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल। कई होते हैं ओपन सोर्स प्रोग्राम्स। ओपन सोर्स का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर आप नया अपनी तरफ से कस्टमाइज भी कर सकते हो, नए एडिशंस कर सकते हो उन सॉफ्टवेयर्स के अंदर। इस तरह की टेक्नोलॉजी रहती है, तो ये ओपन सोर्स है। ये वाला भी अपनी जो RISC टेक्नोलॉजी है, अपने नोट्स में नोट करना चालू करिए। RISC-V टेक्नोलॉजी ये क्या है? ओपन सोर्स। नोट कर लीजिएगा, ये ओपन सोर्स टेक, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। It is an open source instruction set architecture used for the development of custom processors targeting a variety of end applications. Fifth generation of processors built on the concept of reduced instruction set computer. ये फुल फॉर्म जो है RISC की वो नोट कर लीजिए। एक RISC stands for reduced, ये फुल नोट करते रहिएगा साथ में। हिंदी वालों को भी ये वाला तो इंग्लिश में ही नोट करना पड़ेगा, इसका फुल फॉर्म रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये RISC का फुल फॉर्म है। आपको बस इतना ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार आपको इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है कि RISC-V टेक्नोलॉजी संबंधित आपको क्वेश्चंस दे देते हैं कि ये न्यूक्लियर, ये डिफेंस से संबंधित है, या इसको आप अपनी मोबाइल टेलीफोनी से रिलेट कर सकते हो, या फिर ये किसी यूनिवर्सिटी से संबंधित है, या इस तरह का आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। आपको क्या सेलेक्ट करना है कि जो इधर चीज मैंने आपको बताई है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए और कंप्यूटर्स के अंदर अपने जो चिपसेट्स होते हैं उन चिपसेट्स में ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ये फुल फॉर्म है। इट वाज बिगिन एज अ प्रोजेक्ट एट UC बर्कले टू क्रिएट ओपन सोर्स कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड ऑन RISC प्रिंसिपल्स। इनिशियली जो था ये सिर्फ एकेडमिक यूज के लिए आया था, अब इसके जो एप्लीकेशंस है वो बढ़ गए हैं स्मार्ट वॉचेस में, स्मार्टफोन्स के अंदर, इन सब सारी चीजों में हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी चूंकि न्यूज में थी तो बात कर ली। बाकी अपने जो स्टेट PCS होते हैं वहां पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है इस पे, उसके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट सेंट्रल PSC के लिए, UPSC के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ATMS स्टैंडर्ड्स क्या है ये?
एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये ATMS की फुल फॉर्म लिख लीजिएगा पहले तो। ATMS की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। अपने नोट्स में जाइए, आपके नोट्स में जानी चाहिए ये लाइन। उसके बाद में आगे बात करते हैं। इट इज क्या है ये? ट्रैफिक मैनेजमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है रोड सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए एंड टू रिड्यूस इंसिडेंट रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम जो है कि जिसके अंदर आपको हेल्प मिले एक एक्सीडेंट के बाद, तो वो उसको इंप्रूव करने की कोशिश है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल implement upgraded and forward looking ATMS and specifications 2023। ATMS की फुल फॉर्म लिखिए, उसके बाद कि भारत में इसे NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इसको भारत में इंप्लीमेंट किया जाएगा, भारत में इसको कार्यान्वित किया जाएगा, कार्यान्वित किया जाएगा भारत में। तो ये बॉडी जो आपको NHAI की याद रखनी है, नेशनल हाईवेज जो है अपने उनको मेंटेन रेगुलेट करने का काम NHAI करती है, उनको बिल्ड करने के लिए इनकी जिम्मेदारी होती है। तो NHAI हाईवेज से जुड़ी हुई अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक गवर्नमेंट बॉडी रहेगी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर के ऊपर। नेक्स्ट, इसके बाद मुथुवन ट्राइब। मुथुवन ट्राइब क्या है? तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अनुसार मुथुवन ट्राइब विल बी पार्ट ऑफ नीलगिरी तार कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। पिछली क्लास में बात की थी हमने, 2 क्लास पहले शायद। नीलगिरी तार कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चल रहा था, तमिलनाडु में चल रहा था। इनका स्टेट एनिमल था नीलगिरी तार, और बकरी और भेड़ जैसा सा दिखता था। उसकी पिक्चर भी दिखाई थी आपको उस क्लास में। अगर नहीं याद आ रहा है तो जाइए और वो बस PPT खोल के देख लीजिए, 2 दिन पहले की। मतलब आज हम लोग बात कर रहे हैं 19 अक्टूबर के करंट अफेयर की, तो आप एक बार के लिए जाकर चेकआउट कर लीजिए। सैटरडे का जो करंट अफेयर था हमारा, शायद उसके अंदर हमने बात की थी। यहाँ पर आते हैं वापस। नीलगिरी तार कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है, उस प्रोजेक्ट का पार्ट इस मुथुवन ट्राइब को भी बनाया जाएगा कि इनकी सहायता भी ली जाएगी और इनको इन्वॉल्व किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मुथुवन ट्राइब पीपल लिव इन द बॉर्डर हिल फॉरेस्ट ऑफ केरल एंड तमिलनाडु। तो आपको इस ट्राइब के बारे में लिखना है, तो हेडिंग डाल लीजिए मुथुवन, मुथुवन जनजाति। हिंदी वाले स्टूडेंट्स जनजाति लिख लेंगे इसको, बाकी इंग्लिश वाले तो उधर से लिख ही सकते हो, कॉपी कर सकते हो आप, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। मुथुवन जनजाति, नीलगिरी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, नीलगिरी तहर संरक्षण प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गए हैं, ये का हिस्सा। तो वो एक पॉइंट नोट करिए। उसके अलावा ये नीलगिरी, ये जो हमारी ट्राइब है मुथुवन, ये कहाँ रहती है? ये रहते हैं कहाँ? केरल और तमिलनाडु में। केरल व तमिलनाडु में जंगलों में निवास करते हैं, पर्वतीय जंगलों में, पर्वतीय जंगलों में निवास। उसके अलावा स्पीक स्लाइटली डिफरेंट डायलेक्ट्स एंड कॉल ईच अदर मलयालम मुथुवन एंड पांडी मुथुवन। ये कुछ नाम और है इनके, मुथुवन, पांडी मुथुवन और मलयालम। ये आप नोट कर लीजिए अगर आपको जरूरत लग रही है, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली चीज इंपॉर्टेंट है, इनके कल्चर के बारे में आपको बता रही है। दे आर एनिमिस्ट्स एंड स्पिरिट वर्शिपर्स, ऑल्सो वर्शिप द फॉरेस्ट गॉड्स। तो इनके थोड़े से कल्चरल एस्पेक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं कि भूत प्रेतों की या इस तरह की जो कहानियां होती है उनमें बिलीव करते हैं। उनका एनिमिस्ट्स एंड स्पिरिट्स वर्शिपर्स है, जो हम लोग बोल देते हैं कि एक तरह की तंत्रों के बाद एक जो हम लोग भूत प्रेत वाला सिस्टम, और वो जो देखते हैं तो भूत प्रेतों वाले में, और एनिमिस्ट्स हैं ये लोग, एनिमेटेड जो क्रिएचर्स हो गए, स्पिरिट्स जिनमें आत्माएं हम लोग काउंट कर लेते हैं, तो उनमें इनका इंटरेस्ट है, उनको मानते हैं, उनकी मान्यता रखते हैं, और जंगल के जो ईश्वर हैं, फॉरेस्ट गॉड्स जो है, उनकी आराधना करते हैं। आगे बढ़ते हैं, मुथुवन ट्राइब्स के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। दे आर नोन फॉर कोएग्जिस्टिंग विद वाइल्ड लाइफ विद देयर ट्रेडिशनल नॉलेज, और इसलिए इनको नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट में हम शामिल कर रहे हैं। नीलगिरी तहर का कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट है तमिलनाडु सरकार का। अब वाइल्ड लाइफ को ये लोग अच्छे से जानते हैं, तो ये लोग भी खुद को इन्वॉल्व करेंगे, इनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है कि इनकी एक्सपर्ट एडवाइस ली जाएगी उसके साथ में। तो वाइल्ड लाइफ के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, वन्य जीवों के बारे में। दीज ट्राइबल पीपल फॉलो यूनिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कॉल्ड द कानी सिस्टम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसमें नोट कर लीजिएगा। मुथुवन ट्राइब के अंदर एक अलग से
कानी सिस्टम। कानी सिस्टम क्या है, या कानी प्रणाली नोट कर सकते हो हिंदी वाले स्टूडेंट्स। कानी प्रणाली या कानी तंत्र क्या है? कानी तंत्र मुथुवन ट्राइब का प्रशासनिक सिस्टम। प्रशासनिक तंत्र किसका? नोट कर लीजिएगा ब्रैकेट में वापस, मुथुवन जनजाति का। मुथुवन जनजाति का जो प्रशासनिक सिस्टम है उसका नाम दिया जाता है कानी सिस्टम। और इस कानी सिस्टम में ये कानी क्या होता है? कानी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज, ही इज द हेड ऑफ द विलेज। तो जो गांव होगा मुथुवन ट्राइब्स की जो कम्युनिटी ग्रुप्स होंगे जिसमें रहेंगे, उसका हेड, उसको उसी के लिए ये शब्द कानी यूज किया जाता है। तो कानी क्या है? गांव का मुखिया। कानी का मतलब इनके ट्राइब का, इनके गांव का मुखिया होगा। तो नोट करके रख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आपको अलग अलग जो ट्राइब्स के लोकल कल्चर के प्रशासनिक सिस्टम के बारे में पता चल रहा है, पेपर के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्मली यूपीएससी जो है इस तरह के ट्राइब्स के क्वेश्चन जो होती है उनकी हैबिटेट जहां पर ये हैं वहां के बारे में पूछेंगे, उनकी थोड़ी सी कल्चर के बारे में पूछेंगे, स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं आपको। और एक चीज और जो है वो इस तरह का कुछ एक ट्रिवियल सी चीज की ये कानी सिस्टम फॉलो करते हैं या नहीं, या आपको कई बार कानी सिस्टम डायरेक्टली आपको एक वन लाइनर दे दिया जाता है, 4 ऑप्शन दे देते हैं कि किससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अपने। लिम्फेटिक फिलारिसिस एक रोग है, कौन सा? हाथी पांव का नाम सुना होगा आपने। पैर का साइज जो है बहुत बड़ा हो जाता है फूल। हाथी पांव के नाम से इंडिया में हम लोग जानते हैं, नॉर्मल उसका इंग्लिश नेम जो है ये लिम्फेटिक फिलारिसिस। लिम्फेटिक फिलारिसिस की बात की जाए तो WHO ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट दी है, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकम्स सेकंड कंट्री इन 2023 आफ्टर बांग्लादेश टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलारिसिस। लिम्फेटिक फिलारिसिस क्या है? हाथी पांव। हाथी पांव नोट कर लीजिए हिंदी वाले स्टूडेंट्स, हाथी पांव नाम से जाना जाता है इस रोग को। और अपने साथ में ये इंग्लिश का नाम भी लिखिएगा जरूर, लिम्फेटिक फिलारिसिस। लिम्फेटिक फिलारिसिस का नाम जरूर लिखिएगा। तो WHO के अनुसार अभी हुआ क्या है कि लाओ नाम का एक जो देश है, भारत के पूर्वी साइड में पड़ता है, लाओस। लाओस ने इसको एलिमिनेट कर दिया है, लिम्फेटिक फिलारिसिस को। लाओस बिकम द सेकंड कंट्री आफ्टर बांग्लादेश टू एलिमिनेट। तो हाथी पांव खत्म कर दिया, इनके देश में हाथी पांव के रोग जो है वो एलिमिनेट कर दिए गए हैं। उसके साथ एक और बात लिखिए, 2023 में फर्स्ट कंट्री जो था ये करने वाला वो था बांग्लादेश। नोट कर लीजिए, अपने नोट्स में जानी चाहिए ये लाइन। अगर आपको लग रहा है ज्यादा तेज चल रहा हूं तो कोई बात नहीं, जो बात मैं बोल रहा हूँ वो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं आप। फर्स्ट कंट्री बांग्लादेश, सेकंड कंट्री 2023 में जो ये कर चुकी है वो आपके लिए रहेगी लाओस। तो लाओस का भी नाम नोट करिएगा, बांग्लादेश और लाओस ये 2 देश वो रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन द डिसीज, 19 कंट्रीज हैव बीन एबल टू एलिमिनेट इट। अभी तक 19 देशों ने इसको एलिमिनेट किया है। तो 19 देश खत्म कर चुके हैं इस हाथी पांव की बीमारी को। इंडिया है नहीं, इंडिया ने अभी तक नहीं किया है। ऑफ द 19 कंट्रीज 11 बिलोंग टू WHO वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। लाओ पीडीआर, लाओस का जो नाम लिया जा रहा है, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, is the 11th country in the WPR region to successfully eliminate lymphatic filariasis. साउथ ईस्ट एशिया रीजन में जो भारत वाला रीजन है, दक्षिण पूर्वी एशिया वाला, इसके अंदर बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका और थाईलैंड इसको एलिमिनेट कर चुके हैं। तो अपने पड़ोस में बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और थाईलैंड जो है एलिमिनेट कर चुके हैं। अफ्रीका रीजन की तरफ से मालावी एंड टोगो इसको एलिमिनेट कर चुके हैं। जरूरी उतनी सारी चीजें नहीं है, आप वो बस इतना याद रखिए कि भारत में अभी भी है ये लिम्फेटिक फिलारिसिस, हाथी पांव के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। इज कॉमनली नोन एज एलिफेंटियासिस, इंग्लिश के अंदर एलिफेंटियासिस भी बोला जाता है। इट इज अ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर जो नेग्लेक्टेड डिसीजेस हैं उनमें से एक है। नेग्लेक्टेड का मतलब कि सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, और WHO ने ऐसी एक लिस्ट जारी की कि ये नेग्लेक्टेड डिसीजेस हैं जिनके बारे में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ज्यादा रिसर्च की जरूरत है, और एलिमिनेट की जा सकती है। ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस में से एक है। Infection occurs when filarial parasites are transmitted to humans through mosquitoes. तो मच्छर जनित सॉरी मच्छर द्वारा ट्रांसफर किया हुआ, मच्छर द्वारा स्थानांतरित लिखना है आपको, मच्छरों द्वारा स्थानांतरित
बैक्टीरिया जनित, सॉरी, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इन्फेक्शन अकर्स व्हेन फिलारियल पैरासाइट्स आर ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू मॉस्किटोज। This impairs the lymphatic system and can lead to the abnormal enlargement of body parts, causing pain, severe disability and social stigma. हाथी पांव बोल दिया जाता है, बाकी शरीर के और भी अंग फूलने लग जाते हैं। इससे सामाजिक बहिष्कार का भी, ये रोग नया नहीं है, पहले से चला आ रहा है, पर पहले इसको सामाजिक बहिष्कार का एक कारण बन जाया करता था। आजकल ठीक है, बीमारी की तरह ट्रीट करते हैं, पर फिर भी इसके ऊपर और ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। आपके लिए इधर यही लिखा गया कि लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है अपना उसको डैमेज करता है, उसके लिए एबनॉर्मल एनलार्जमेंट हो जाता है अपने बॉडी पार्ट्स का, और वो आगे जाके अफेक्ट करता है हमारी फंक्शनिंग को, बॉडी की फंक्शनिंग को। कारण क्या है इसका? इट्स कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद पैरासाइट्स क्लासिफाइड एज नेमाटोड्स, राउंडवॉर्म्स जिसको बोलते हैं, ऑफ द फैमिली फिलारियोडिडिया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ दीज थ्रेड लाइक फिलारियल वॉर्म्स। ये फिलारियल कीड़े जो होते हैं उनके द्वारा ये जनरेट किया जाता है, और 3 तरह के होते हैं। उतना आपको बायोलॉजिकल डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर है, करंट के अफेयर की तरह ही रखिए। हाथी पांव भारत से नहीं गया है अभी तक। भारत के पड़ोस में बांग्लादेश एलिमिनेट कर चुका है, श्रीलंका कर चुका है, थाईलैंड कर चुका है, और जो एकदम लेटेस्ट जो देश है 2023 में जिसने एलिमिनेट किया है वो है आपके लिए लाओस। बेसिक चीजें याद रखिए, ज्यादा डेप्थ में इन सब में घुसने की आपको जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गल्फ ऑफ गिनिया, लोकेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए इधर बात कर रहे हैं, बाकी न्यूज में क्यों है? क्योंकि इंडियन नेवल शिप है INS सुमेधा। इट रिसेंटली मेड अ पोर्ट विजिट टू लेगोस, नाइजीरिया, एज पार्ट ऑफ इट्स डिप्लॉयमेंट टू द गल्फ ऑफ गिनिया। गल्फ ऑफ गिनिया कहां पर है? यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैंने जूम करके ये मैप इधर रखा हुआ है। आप इस गल्फ ऑफ गिनिया की लोकेशन याद रखिए, इतना मैं इधर इस करंट अफेयर से चाहता हूँ। कुछ नोट करने का नहीं है, बस अपने नोट्स के अंदर अगर आप नोट कर रहे हो तो गल्फ ऑफ गिनिया इधर इस तरह से फिर नोट कर लीजिएगा। नाइजीरिया के नीचे ऐसे इस तरह का एक मैप बना लीजिए कि रफ मैप अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में इधर आप नोट करिएगा ये नाइजीरिया, नाइजीरिया, और इसके नीचे इधर ये लोकेशन जो है ये है गल्फ ऑफ गिनिया, गल्फ ऑफ गिनिया। ठीक है, ये लोकेशन आपको दिख रहा होगा, नाइजीरिया नाम का देश इधर अफ्रीकन महाद्वीप का, ये इधर गल्फ ऑफ गिनिया, अटलांटिक ओशन के अंदर, अटलांटिक महासागर जो है वहां पर ये, उस महासागर के अंदर आपको ये दिखते हैं गल्फ ऑफ गिनिया। जूम करके दिखा देते हैं थोड़ा इसके। तो गल्फ ऑफ गिनिया को अगर आप वर्ल्ड मैप में देखना चाहो, यहाँ पे तो मैंने जूम करके दिखाया हुआ था, अब ये एक्चुअल में आपको इधर कहाँ दिखेगा? ये आपको इधर दिखेगा इस जगह पे, एक सेकेंड। गल्फ ऑफ गिनिया आपको यहाँ पर दिखेगा, आपको ये जगह दिखाई दे रही होगी अपना अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर नाइजीरिया, और नाइजीरिया के इस साइड पे ये गल्फ ऑफ गिनिया इधर दिखेगा। तो यहाँ पर गल्फ ऑफ गिनिया रहेगा। एक पिछली स्लाइड पे हम लोग लाओस की बात करके आए थे, वो लाओस ये रहा, इधर आपको दिख रहा है ये लाओस। और जूम कर देता हूँ इसको, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ऐसी लोकेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैप जो है वो आपको बहुत बार फायदा दे सकता है कि ऐसी रफ लोकेशन अपने साथ पढ़ते टाइम पे आप ध्यान में रखिए। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, एक एटलस जरूर खरीदिए, आपके पास एक एटलस होनी चाहिए। एटलस क्या है? मैप बुक होती है जिसके अंदर अलग अलग रीजन्स के मैप होते हैं, तो ये एटलस आपके पास होनी चाहिए। इधर की बात जो हम लोग कर रहे थे, ये रहा आपका ये वाला रीजन। इस रीजन के अंदर, नाइजीरिया वाले के अंदर, इधर आपको गल्फ ऑफ गिनिया मिलती है, और लाओस जो हम लोग पीछे बात करके आए वो इधर ये रहा, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ये 3 देश ये लाइन से मिलते हैं आपको, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, LCV, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये इधर मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग इस चीज को, ठीक है, उड़ाते हैं अभी यहाँ से। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं इधर वापस। नाइजीरिया के लेगोस के इधर नीचे की साइड है ये गल्फ ऑफ गिनिया। गिनिया के बारे में, इस गल्फ ऑफ गिनिया के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। दिस रीजन अकाउंट्स फॉर 35% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पेट्रोलियम रिजर्व्स। 35% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पेट्रोलियम रिजर्व्स। तो पेट्रोलियम रिजर्व्स इधर मिलते हैं, इसके लिए फेमस है। और एक और चीज के लिए फेमस है, पायरेसी के लिए। तो ये तो फैक्ट एक नोट करिए, गिनिया की खाड़ी, बस इस तरह से नोट कर लीजिए। गल्फ ऑफ गिनिया इंग्लिश में भी नोट कर लीजिएगा ब्रैकेट में, कहां पर है। तो बस वो लोकेशन, आप एक रफ लोकेशन ऐसे इस तरह से अपने नोट्स के अंदर, चूंकि आप मैप अभी लगा नहीं सकते, तो इस तरह से नोट करिए। ये नाइजीरिया नाम लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, मैंने सिर्फ N से इंगित किया इसको। और यहाँ पर ये गल्फ ऑफ गिनिया, तो ये गल्फ ऑफ गिनिया इधर। इसमें दुनिया के 35% से ज्यादा पेट्रोलियम
रिजर्व यहाँ पर है। तो दुनिया के 35% से ज्यादा पेट्रोलियम रिजर्व आपको इस लोकेशन पे मिलेंगे। उसके अलावा एक और चीज के लिए फेमस है गल्फ ऑफ गिनिया, आस पड़ोस की पायरेसी। पायरेसी क्या होती है? समुद्री लुटेरे, पायरेट्स एक शब्द आप सुनते हो, हॉलीवुड मूवीज बन चुके हैं बहुत सी। तो ये पायरेट आपको आज भी प्राचीन काल, मध्यकाल, हर जगह से, हर टाइम खंड से, इतिहास में आपको ये दिखते हैं। अफ्रीका वाले रीजन से, यहाँ से अपनी इंडियन कोस्ट गार्ड की ये जिम्मेदारी रहती है कि भारत की जो व्यापारिक शिप्स जा रही हैं उनको इन पायरेट से बचाया जाए। बाकी ये वाला जो रीजन है उनकी भी एक दिक्कत है उस रीजन की कि पायरेसी जो है वो यहाँ पर प्रेवलेंट है, बहुत ज्यादा है। तो पायरेसी का मतलब क्या हो गया? समुद्री लुटेरे। समुद्री लुटेरे यहाँ पर पाए जाते हैं। समुद्री लुटेरों के लिए कुख्यात है ये गल्फ ऑफ गिनिया। Severely affected many countries in West Africa along with other international countries. वेस्ट अफ्रीका पश्चिमी अफ्रीका के अंदर पड़ता है। मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये इधर पश्चिमी अफ्रीका के बहुत से देशों को अफेक्ट कर चुका है ये पायरेसी, समुद्री लुटेरों का सिस्टम, और उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत देशों को प्रभावित करता है। INS सुमेधा, जिसकी वजह से ये न्यूज में था, इंडियन नेवल शिप। इट इज द थर्ड शिप ऑफ इंडिजिनियसली बिल्ट सरयू क्लास नेवल ऑफशोर प्लांट वेसल्स। नोट कर लीजिए INS सुमेधा के बारे में कुछ एक नोट कर लीजिए कि ये कौन सा है, सरयू क्लास। अलग अलग श्रेणी होती है इनकी, उसी के हिसाब से ये सरयू क्लास नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, NOPV फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल। इट वाज इंडिजिनियसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसको विकसित किया गया था। तो नोट कर लीजिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बिल्ड किया था, डिजाइन किया था इसे। किसे? INS सुमेधा को, जो अभी गल्फ ऑफ गिनिया के आसपास अपना एक मिशन कर रही है। गल्फ ऑफ गिनिया की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, हम लोग लोकेशन की बात कर चुके हैं। इट वाज कमीशन्ड इनटू द इंडियन नेवी ऑन March 7, 2014। नोट कर लीजिए 2024 से भारतीय नेवी में शामिल, 2024 से भारतीय नौसेना में कमीशन हुई थी, वहां से शामिल हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला इस INS सुमेधा के लिए ही बात और थोड़ी सी करते हैं। इट इज पार्ट ऑफ इंडियन नेवी ईस्टर्न फ्लीट बेस्ड इन विशाखापट्टनम। तो उसके आगे एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, नेवी का जो पूर्वी दस्ता है नौसेना के, भारतीय नौसेना के पूर्वी दस्ते में, पूर्वी दस्ते का भाग है ये पूर्वी दस्ता जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? विशाखापट्टनम। हेडक्वार्टर लिख लीजिएगा विशाखापट्टनम। कौन से राज्य में पड़ता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पड़ता है विशाखापट्टनम। प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू अंडरटेक EEZ सर्वेलेंस, एंटी पायरेसी पेट्रोल्स, फ्लीट सपोर्ट ऑपरेशंस, प्रोवाइड मैरीटाइम सिक्योरिटी। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है ये EEZ का, आपको अगर डाउट आ रहा हो तो ये होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये थोड़ी सी समुद्री सीमाओं को जब डिफाइन किया जाता है तो उस देश के आर्थिक संसाधन कौन से हैं समुद्री सीमाओं के अंदर, उनके लिए ये शब्द उपयोग किया जाता है। UN का एक पूरा इसके ऊपर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, वो डिटेल में कभी और बात करेंगे। ये आज के हमारे करंट अफेयर्स थे। आपको INS सुमेधा के बारे में इतना जानना है, किसने बिल्ड किया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बिल्ड किया। विशाखापट्टनम में बेस्ड जो हमारी ईस्टर्न नेवी की जो ईस्टर्न फ्लीट है, पूर्वी दस्ता जो है उसका भाग है। और ये इसके मिशन जो है अलग अलग ये इसके बताए गए हैं। आपको ये इतना बेसिक नॉलेज होगा कि INS सुमेधा जो मिशन जिस तरह से गल्फ ऑफ गिनिया के मिशन के लिए गई है, वो एरिया प्रसिद्ध है पायरेसी के लिए। तो इधर एंटी पायरेसी ड्राइव्स ये चलाते हैं, फ्लीट सपोर्ट ऑपरेशंस चलाते हैं, एंटी पायरेसी पेट्रोल्स चलाते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर सर्वेलेंस का काम करते हैं। तो उस तरह के इनके फंक्शंस है। फंक्शंस इतने जरूरी नहीं है, बस कौन किसने कब बनाया, कब नेवी में कमीशन हुई, 2014 में इसकी कमीशनिंग हुई थी, वो आपको याद रखना है। ये हमारे थे आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद है कि आपको रिवीजन में कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी, नहीं होनी चाहिए। रिवीजन करते रहिए, ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हम, 4-4, 5-5 डेली के टारगेट कर रहे हैं। और इन्हीं 4-4, 5-5 में से आपको जब आप देखोगे मंथ एंड पे आपके पास ठीक ठाक करंट अफेयर्स होंगे जो आपने डेली पढ़े हैं। डेली पढ़े हैं और हर 5-7 दिन में अगर इनका रिवीजन एक साथ कर रहे हो तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। पेपर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इसका सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगा। नेशनल लेवल के कोई भी एग्जाम आप फाइट कर रहे हो
तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। क्लास के बारे में जो भी फीडबैक हो वो कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव सभी सराखों पर। हमारे इस लेक्चर की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, सृष्टि क्लासेस नोहर टेलीग्राम चैनल जाइए, एक्सप्लोर करिए। बहुत सी चीज़ें और भी है उधर, क्विजेज मिलेगी आपको पीछे कराई हुई। उसके अलावा हमारे लेक्चर नोट्स हैं बहुत से, इंडिया हिस्ट्री, इंडिया पॉलिटी, राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित, और भी बहुत कुछ है। जाइए एक्सप्लोर करिए। यूट्यूब चैनल को भी प्लेलिस्ट चेक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बहुत सी प्लेलिस्ट हैं, उन सारों को चेक करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।